हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। आज आपको पता है कि आज की जो हमारी क्लास है वो ईवीएस की क्लास होने वाली है। आज इससे पहले मैं आपको ईवीएस के बारे में बताऊं। ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपका जो ईवीएस का पार्ट है वो 30 मार्क्स का पार्ट है। 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का हमारा एनसीईआरटी पार्ट आता है और 15 मार्क्स में हमारा पैडागोजी पार्ट आता है। तो आज की जो हम ईवीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम पार्ट 1 में ईवीएस का पार्ट ले रहे हैं और इसमें ऑलमोस्ट आपकी जो है 15 मार्क्स में से हाफ जो हमारा सिलेबस होता है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 8 to 9 10 मार्क्स की जो एनसीईआरटी है वो आज आपकी एक क्लास में कंप्लीट होने वाली है। मैंने ये नहीं कहा कि पूरी की पूरी ईवीएस कंप्लीट होने वाली है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा कि एनसीईआरटी का हाफ पार्ट आज हमारी क्लास में हो जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी के अगर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम पूरे के पूरे 15 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आपने पहले ईवीएस का पेपर दिया है तो आप देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ईवीएस के नाम पर हमें जब हम कहीं पे पढ़ते हैं तो हमने कहीं देखे ही नहीं। जैसे कि एक अडल्ट एलिफेंट है, वो एक दिन में कितनी लीव्स खा लेता है। एलिफेंट का वेट ज़्यादा होता है। अब आप ये बताओ कि एलिफेंट एक दिन में कितने आवर्स जो है की नींद लेता है। डेजर्ट ओक क्या है या स्लोथ क्या है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसे हम पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं और इसे मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है। कुछ इस तरह का हमारा एनसीईआरटी का पूरा पार्ट जो है पूरा का पूरा ईवीएस में आता है। तो आज की क्लास में मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके लिए वो सारे सेलेक्टेड एनसीईआरटी बेस्ड हमारी सारी नॉलेज लेकर आई हूँ जो कि हमारे सीटेट के प्रीवियस पेपर्स में आई है। क्लास लेने के बाद एक बार आप ऑब्जर्व करिएगा और टेस्ट करिएगा कि जो मैंने एनसीईआरटी का आपको बताया कि वाकई में ही एनसीईआरटी वहाँ से आई है, क्योंकि ईवीएस के नाम पर बहुत है कुछ है एनसीईआरटी में, लेकिन हमारा जो सीटेट का पार्ट है उसमें स्पेशली जो ईवीएस पार्ट जो इंक्लूड किया गया है वो एनसीईआरटी है। यहाँ तक कि हमारा जो पैडागोजी पार्ट है जिसमें थीम्स वगैरह हैं, जिसमें आपका असेसमेंट वगैरह है, मेथड्स वगैरह है, वो भी सारा का सारा हमारा कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। बट आज एनसीईआरटी वाला पैडागोजिकल पार्ट वाला ना होकर ओनली जो हमारा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी से हमारे कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाले पार्ट को ही लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा जहाँ एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आ रहा हो। एलिफेंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि एलिफेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होने की वजह से ना हमें लगता है कि वो बेचारा क्या करता होगा, पूरा दिन ही सोता रहता होगा क्योंकि वेट ही ज़्यादा है। बट एनसीईआरटी कहती है उसका वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी वो कम आराम करता है। अब आपको ऑप्शन दे दूँ, 2 से 4 घंटे सोता है, 6 से 8 घंटे सोता है, 8 से 10 घंटे सोता है, तो क्या है, तो उसके लिए तो पहले हमें पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, आपके पास एक पिक्चर है जिसमें एलिफेंट्स के बारे में बताया गया है। एक एलिफेंट है और देन फीमेल एलिफेंट है, साथ में उसका बेबी भी है। क्या आप बता सकते हो कि एलिफेंट का जो बेबी होता है 3 मंथ्स का जो बेबी होता है उसका वेट कितना होता है? जब हमारा सीटेट का 2014 का पेपर हुआ था तो उसमें आया हुआ था कि आप बताइए 200 किलो है, यानी कि क्विंटल में भी दे सकते हैं, केजी में भी दे सकते हैं, 300 होता है, 400 होता है या 500 होता है। तो अब अगर हमें एनसीईआरटी ना पढ़े तो अपने अकॉर्डिंग अंदाजा लगाने बैठ जाएंगे कि 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। बट जब आंसर की आती है तो बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आती है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो 3 मंथ्स का एलिफेंट का जो बेबी होता है उसका वेट जो होता है वो 2 क्विंटल भी बोल सकते हो और 200 किलो भी बोल सकते हो। तो इस तरह से हमें अपने मेंटली प्रिपेयर होना है। कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा तो सबसे पहले उसी पार्ट को क्यों ना तैयार कर लिया जाए जहाँ से हमारा पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखें, क्या आप जानते हैं कि एक वयस्क हाथी, वयस्क मतलब एक अडल्ट हाथी, एक दिन में कितनी लीव्स खा लेता है? एनसीईआरटी कहती है कि एक अडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 किलोग्राम यानी कि से भी ज़्यादा पत्तियां व झाड़ियां खा लेते हैं। ऑप्शन में आपको दे दे 200 खा लेते हैं, 300 खा लेते हैं, बट आप अपनी अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एनसीईआरटी ने कहा कि एक दिन में जो अडल्ट एलिफेंट होता है वो कितनी लीव्स खा लेता है? 100 केजी खा लेता है। वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी एनसीईआरटी कहती है कि वो ज़्यादा क्या करता है, आराम नहीं करता, ज़्यादा आराम नहीं करता है। अगर वो ज़्यादा आराम नहीं कर रहा है यानी कि ज़्यादा देर नहीं सो रहा है तो वो कितने घंटे सो रहा है? तो एनसीईआरटी कहती है कि वो सिर्फ 24 घंटे में से 2 से 4 घंटे की ही नींद लेता है। ये तो हम इंसानों से भी अच्छा है भाई, हम तो 8 से 9 10 घंटे सोने के बाद भी ये कहते हैं कि नींद पूरी नहीं हुई, और ये लोग इसको देखो ये सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सो रहा है, यानी कि ये क्या है, ये हमसे ज़्यादा बेटर है। देखिए, हाथियों को कीचड़ में खेलना पसंद है, ये तो हम बेसिक हम स्टोरीज़ में भी सुनते हुए आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या है, इन्हें पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। ये जो इनके जो ठंड क्या होता है, पानी में खेलते हैं तो इनकी बॉडी को क्या मिलती है, कूलनेस मिलती है, और इनके जो एयर होते हैं, कान जो होते हैं वो क्या करते हैं, पंखे की तरह काम करते हैं। तो ये तो हुई जनरल नॉलेज। इस पेज पे हमने क्या देखा कि एक अडल्ट एलिफेंट एक दिन में कितनी लीव्स खा रहा है? 100 किलो मतलब केजी के अराउंड लीव खा रहा है। वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, एलिफेंट कम रेस्ट करता है। चलिए, और अभी एलिफेंट्स के बारे में जानने की हमें नीड है। क्या हमने सिर्फ अभी इतना जाना कि एक अडल्ट एलिफेंट 100 केजी लीव्स खाता है और वो 2 to 4 आवर्स ही सोता है, लेकिन हमें इनकी फैमिली के बारे में भी तो पता होना चाहिए भाई।
क्या आप जानते हैं कि फैमिली जो है एलिफेंट्स की जो फैमिली होती है उसमें कौन कौन होता है? यहाँ पर क्या मेल एलिफेंट्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, यंग वंस होते हैं, कौन कौन है? फैमिली में तो मेल एंड फीमेल दोनों ही होते हैं, बट ये एलिफेंट्स की फैमिली कुछ अनोखी फैमिली है। इसमें क्या होता है, हाथियों के झुंड में ज़्यादातर जो है फीमेल और हथनी ही होती है, मतलब उनके बच्चे ही होते हैं। यहाँ पर जो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है, सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट का मतलब है सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। साथ ही हमें ये भी जानना है कि एनसीईआरटी ने पूछा कि इनके झुंड में यानी कि इनकी फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो एनसीईआरटी कहती है कि 10 से 12 मेंबर्स होते हैं। और जो मेल एलिफेंट होता है वो क्या करता है, 14 या 15 ईयर्स में अपनी फैमिली को छोड़ देता है। बड़ी नाइंसाफ़ी है भाई, ये लोग तो क्या करते हैं, मेल एलिफेंट को क्या करते हैं, घर से निकाल देते हैं, या वो अपनी मर्जी से चला जाता है, वो 14 या 15 ईयर्स में चला जाता है। साथ ही जो 10 to 12 मेंबर यानी कि ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं रखते हैं, ये कितने कितने मेंबर्स होते हैं, 10 to 12 मेंबर्स ही होते हैं। अच्छा, जब ये 14 से 15 साल में जब इसने फैमिली को छोड़ दिया तो अब ये बेचारा कहाँ जाएगा, तो ये क्या करता है, ये जाकर जंगलों में अकेले लिव करने लगता है, यानी कि अलग अलग से ये रहना शुरू कर देता है। देखो जरा, ये हमने सारा जाना। ये फिलहाल अभी हमने किसके बारे में जाना, एलिफेंट के बारे में। मैंने आपको क्या क्या बताया एलिफेंट के बारे में, मैंने आपसे कहा कि एक अडल्ट एलिफेंट जो है एक दिन में कितनी लीव्स खा रहा है, 100 kg। वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी कितना रेस्ट कर रहा है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी 3 मंथ्स के बेबी की वेट की बात करें तो उसका वेट आप 2 कुंटल भी बोल सकते हो और 2 kg भी बोल सकते हो। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 10 to 12 होते हैं। और ये अपनी फैमिली को कब छोड़ता है, 14 से 15 साल में। ये तो हुई बेसिक नॉलेज। आप इसको 2011 से लेकर लास्ट का जो पेपर हुआ है उसमें देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों को याद रख लें तो हमारे ईवीएस के हेल्प से हमारा सीटेट का पेपर 1 आराम से निकल सकता है। तो बेसिक चीज़ें ही तो हैं। लेकिन हाँ, कभी कभार क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। जैसे अभी इनकी फैमिली के बारे में पूछा कि ओनली मेल और फीमेल्स होती हैं, या क्या क्या कौन कौन होता है। अभी हमने देखा कि इनकी फैमिली में कौन है, फीमेल एलिफेंट्स हैं, यंग वंस हैं और ओल्डेस्ट एलिफेंट है। ओल्डेस्ट एलिफेंट जो होती है, सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है, वो पूरे झुंड की नेता होती है। लीडर मेल एलिफेंट नहीं है। मेल एलिफेंट 14 या 15 ईयर्स में अपनी फैमिली को छोड़ देता है और जंगल में जाकर अकेले रहने लगता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इनके पूरे नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं। इसको सिर्फ वीडियो तक सीमित मत रखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और इन छोटी छोटी बातों को याद करिएगा। क्योंकि पेपर बिल्कुल, जब तक ये लगता बहुत इजी है, जब सामने पेपर होता है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स ही हमारे क्वेश्चंस को गलत कर देती है और हमारे मार्क्स रह जाते हैं। तो एलिफेंट्स के बारे में जानने के बाद अब हमारे पास एक क्या आई है, एक आप पिक्चर देखिए। ये पिक्चर क्या है, आपको कोई एक नाव दिखाई दे रही है लकड़ी की, है ना, वुडन बोट दिखाई दे रही है, उस पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। अगर आपको ये पिक्चर मैं पूछूं दिखाकर कि ये पिक्चर कहाँ की है और इस जो ये वुडन बोट है इसका नाम क्या है, तो ये जो वुडन बोट है वो पार्ट है किसका, केरला का। ठीक है, इसका नाम है वल्लम और ये क्या है, स्मॉल वुडन बोट है। याद रखिएगा, ये कहाँ पर पाई जाती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वल्लम और ये केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। और ये बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। सीटेट में क्वेश्चन आया कि केरल के बच्चे स्कूल जाने के लिए जिस लकड़ी की बनी हुई नाव का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, वल्लम है कि फेरी है। अब ये मैंने आपको बोला वल्लम तो आपको यहाँ पे दिख गया। अगर मैं यहाँ पर आपको फेरी के बारे में बताऊँ, फेरी भी एक लकड़ी की बनी नाव है जो कि कहाँ पर यूज़ होती है, वो भी कहाँ पर यूज़ होती है, हमारी केरला में ही होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वल्लम जो है वो वुडन बोट है, फेरी भी वुडन बोट है, बट वल्लम को स्पेशली स्कूल जाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल वैन वगैरह में जाते हैं, वैसे ही केरल के बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि केरला जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बच्चा स्कूल जाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, वल्लम का। लेकिन फेरी एक कॉमन बोट है, याद रखिएगा, फेरी भी कहाँ मिलती है, वो भी केरला में ही पाई जाती है। एक कॉमन बोट है जिसके लिए क्या किया जाता है, जो लोग लोकल लोग हैं वहाँ के, लोकल लोग मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर पेयर में क्वेश्चन दे दे तो जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए, एक पेयर में आपको दिख रहा है वल्लम एंड फेरी, और आपसे पूछे बताइए इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, केरल से करती हैं, तमिलनाडु से करती हैं या गोवा से करती हैं, जहाँ पे भी जो सी वाला एरिया है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि फेरी एंड वल्लम 2 वुडन बोट हैं जो कि कहाँ पर यूज़ होती हैं, दोनों की दोनों यूज़ होती हैं केरला में, बट दोनों में डिफरेंस है। जो केरला में वल्लम इस्तेमाल हो रही है उससे स्कूल जाने के लिए बेसिकली बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जबकि जो फेरी है वो एक कॉमन बोट है जिसे क्या किया जाता है, लोकल लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने किसके बारे में जाना, ये हमने जाना वल्लम के बारे में। अब जानते हैं हम राजस्थान के बारे में। आप लोग जो राजस्थान के बारे में कोई बहुत कुछ जानते होंगे। पहली बात तो वो एक डेजर्ट एरिया है। कभी आप राजस्थान गए तो आपने ये पेड़ देखा है क्या, ये ट्री देखा है, ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्री वहाँ का नेशनल ट्री है।
राष्ट्रीय पेड़, इसको नेशनल ट्री बोलकर इसको एक तरह से गॉड की तरह वो लोग पालते, मतलब पूजा करते हैं, इसकी बड़ी ही रिस्पेक्ट होती है। वो मानते हैं कि इसके इर्द गिर्द ही उनका पूरा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। तो इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है खेजड़ी ट्री। याद रखिएगा, इसका नाम जो है वो क्या है? इसका नाम है खेजड़ी ट्री। हमें ये पता होना चाहिए कि खेजड़ी ट्री कहाँ मिलता है। पहली बात तो खेजड़ी ट्री इसका नाम है, और ये होता कहाँ है? मेनली डेजर्ट एरिया में। और राजस्थान तो ओनली रेगिस्तानी इलाका है, डेजर्ट एरिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले, भारत के डेजर्ट एरिया यानी कि राजस्थान में पाए जाने वाले पेड़ का नाम क्या है, तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका? खेजड़ी ट्री। उसके बाद देखिए ज़रा, ये क्या करता है? इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती। तो राजस्थान वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डेजर्ट एरिया में वैसे ही पानी की शॉर्टेज रहती है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाके में पाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या करता है? इसकी जो ब्रिक होती है, वो उसकी जो तना है, जो कहते हैं जो पेड़ की छाल होती है, वो क्या करती है? मेडिसिन बनाने के काम में आती है। लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ना छोटे छोटे फ्रूट्स नहीं बोलेंगे, फ्रूट्स के टाइप में बीन्स लगती हैं। ठीक है, बीन्स क्या है? एक तरह का, वो उसे फ्रूट या वेजिटेबल के रूप में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़े, इनके आगे देखिए इसके बारे में। ये क्या करती है? एक ऐसा पेड़ है, ये एक ऐसा ट्री है जिसकी वुड को, यानी कि उसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा यानी कि इंसेक्ट इफेक्ट नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि हमारे नियर बाय कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको इंसेक्ट इफेक्ट नहीं करते? उन ट्रीज में से एक खेजड़ी ट्री भी है। खेजड़ी ट्री मेनली डेजर्ट एरिया में नहीं पाया जा रहा है। ये इतना गुणी है, इतना इसके फीचर्स हैं, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है कि ये एक नहीं, इसके काफ़ी मतलब इसके फ़ायदे हैं, इसी लोग इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अच्छा, इस पे जो एनिमल्स है, वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस पेड़ पे जो छोटी छोटी लीव्स वगैरह लगी होती हैं उनको ईट करते हैं। इसी से देखिए, ये सिर्फ इंसानों का ही काम नहीं कर रही है, जीव जंतुओं का भी काम कर रहा है ये पेड़। और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? इसकी जो शेडो होती है, जो छाया होती है, उसमें क्या करते हैं? खेलते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया खेजड़ी के बारे में, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा कि खेजड़ी का पेड़ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में। और राजस्थान ऑलरेडी क्या है? आपका डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तानी इलाका है। बिना पानी के रह सकता है। जब क्या हुआ, जब सीटेट का पेपर आता है तो उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और जब पेपर आया तो उसमें लिखा होता है इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसके लिए तो बेचारे के लिए बड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उसने पढ़ी नहीं है एनसीईआरटी, तो उसको पता ही नहीं है कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है कि नहीं। उसने अंदाज़ा लगाया कि राजस्थान है, डेजर्ट एरिया है, पानी वैसे ही नहीं होता, तो उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। बट नहीं, हमें अपनी तरफ से कोई जो है आंसर नहीं लगाना है। हमारा जो आंसर की आती है सीटेट की, वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस आती है। तो मैंने आपको बताया खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके यानी कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। अच्छा, इसकी जो छाल है वो क्या करती है? दवा के काम आती है। और क्या करते हैं? इस पे जो फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स स्पेशली बीन्स लगती हैं, फलियाँ लगती हैं, उसे पकाकर खाया जाता है। और साथ ही इसकी वुड को कभी भी कीड़े नहीं लगते। नीम के पेड़ को भी कभी कीड़ा नहीं लगता है, बनियन ट्री पीपल के पेड़ को भी कभी कीड़ा नहीं लगता है। ये ऐसे पेड़ हैं जो मेडिसिन के काम भी आते हैं। खेजड़ी भी उनमें से एक है। अच्छा, उसके बाद देखिए जानवर खेलते हैं। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँ, ये तो एनसीईआरटी ने हमें बताया कि खिचड़ी क्या है। आपने देखा होगा हमारे भारत में ना पर्यावरण को बचाने के लिए जगह जगह पे आंदोलन, क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स होती रहती हैं। आपने कभी सुना होगा, एक हमारे यहाँ हुई थी चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के नाम से फेमस हुई थी। कई बार पेपर में उसका भी पूछ लेते हैं कि चिपको मूवमेंट किसके नेतृत्व में चला। तो चिपको मूवमेंट जो चलाया गया था वो सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। जैसे सुंदर लाल बहुगुणा के वहाँ के एरियाज के पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाया था, वैसे ही ये राजस्थान की अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, खिचड़ी के बारे में स्टोरी बताऊं, तो आप भी यकीन नहीं करोगे, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसके साथ क्या हुआ कि जो एक खिचड़ी है, ठीक है, वहाँ पर एक खिजड़ली नाम का, राजस्थान में एक जोधपुर के आसपास एक गांव है, जो वहाँ के जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो पेड़ काट रहे थे। तो लोगों ने कहा कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। उन्होंने एक स्लोगन दिया कि पेड़ हैं तो हम हैं। जैसे चिपको मूवमेंट बचाने के लिए किया था, वैसे ही इनको बचाने के लिए क्या किया गया? पेड़ हैं तो हम हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये वाला जो स्लोगन है कि पेड़ हैं तो हम हैं, कहाँ पर है? तो वो खिजड़ी ट्री से ही रिलेटेड है, और वो राजस्थान में ही किया गया। तो वहाँ पर पेड़ों से लोग चिपक गए और पेड़ों को उन्होंने बचाया, क्योंकि वो इस पेड़ की पूजा करते हैं। क्योंकि उनका राजस्थान एक ऐसा डेजर्ट एरिया है जहाँ पानी की ऑलरेडी किल्लत है। और पानी में जब हमारे यहाँ जो बहुत हायर गर्मी होती है मई जून के टाइम पे, जब वो बहुत मतलब तेज़ी वाली गर्मी है, उस टाइम पे भी अगर आप राजस्थान साइड जाओगे तो आप देखोगे कि ये एवरग्रीन दिखता है। तो ऐसे पेड़ की वो पूजा क्यों ना करें? लेकिन हमारे ये तो स्टोरी टाइप में हुआ, बट हमें हमारा एनसीईआरटी बेस रेडी करना है। तो मुझे खिचड़ी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? मुझे खिचड़ी के बारे में पता होना चाहिए कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। डेजर्ट एरिया मतलब इंडिया की, अगर आपसे पूछा जाए, एक ऐसा पेड़ जिसको कभी इंसेक्ट इफेक्ट नहीं करते, मेडिसिन के काम आता है, पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती। तो ये बताइए ये भारत के किस स्टेट में है? तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये भारत के राजस्थान
स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये हमने जाना किसके बारे में, खेजड़ी के बारे में। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन के टाइप आगे बढ़ते हैं। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर में पिक्चर जरूर देखी होगी। कौन है ये, क्या इन रेडी जो दिख रही हैं आपको, इनको आप पहचान सकते हो? इनको पहचानिए, न्यूज़पेपर्स में इनकी फ़ोटो आती है। ये हैं कण्णम मल्लेश्वरी। अब आपसे पेपर में पूछा जाए कि कण्णम मल्लेश्वरी कौन है, जरा अपने आप से माइंड में क्वेश्चंस करिए, कण्णम मल्लेश्वरी कौन है। एनसीईआरटी कहती है कि कण्णम मल्लेश्वरी कौन है, एक क्या है, वेट लिफ्टर है। ठीक है, कौन है कण्णम मल्लेश्वरी, क्या है? देखिए कण्णम मल्लेश्वरी एक भारतोलक है। भारतोलक को हम वेट लिफ्टर भी कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कण्णम मल्लेश्वरी कौन है तो उसका आंसर क्या रहेगा, भारतोलक। और ये स्पेशली भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं, ये भारत के आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश से करती हैं। इनके जो फादर थे वो पुलिस में क्या थे, कांस्टेबल थे। ठीक है, मल्लेश्वरी जब 12 ईयर्स की थी, यानी कि जब 12 साल की थी, तभी से ही वेट लिफ्टिंग का काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब ये क्या करती है, इनको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो एक बार में 130 किलोग्राम वेट उठा लेती हैं। कितना वेट उठा लेती हैं, 130 किलोग्राम वेट उठा लेती हैं। याद रखिएगा कितना वेट उठाया, 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। कण्णम मल्लेश्वरी एक ऐसी वेट लिफ्टर है जो इंटरनेशनल लेवल पर, नॉट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया के लिए अब तक 29 मेडल्स जीत चुकी है। समझ में आया आपको, ये कौन है, ये कण्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए कण्णम मल्लेश्वरी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। कण्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक भारतोलक हैं। ये भारत की किस स्टेट से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश से करती हैं। इनके जो फादर थे वो कौन थे, वो कौन है, पुलिस में कांस्टेबल थे। ये जब 12 ईयर्स की थी, 12 साल की थी, तभी से ये वेट लिफ्टिंग का यानी कि प्रैक्टिस इन्होंने शुरू कर दी थी। अब इनकी प्रैक्टिस इस लेवल की हो गई है कि एक बार में कितना वेट उठा लेती हैं, 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। अगर आपसे सीटेट में पूछा जाए कि इन्होंने अब तक इंडिया के लिए कितने इंटरनेशनल लेवल पे कितने मेडल्स जीते, तो हमें अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। इन्होंने अब तक इंडिया के लिए कितने मेडल जीत चुके हैं, ये 29 मेडल्स जीत चुकी हैं। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, इतना आसान है कि आपको क्लास में ही लर्न हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, कण्णम मल्लेश्वरी हैं, वेट लिफ्टर हैं, पुलिस कांस्टेबल में इनके फादर थे। ठीक है, एक बार में कितना वेट उठाया, 130 किलोग्राम, और 29 मेडल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए जीत चुकी हैं। आप प्रीवियस पेपर्स को चेक करिए, आपको कण्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे कुछ डिज़ाइंस की तरफ। डिज़ाइंस तो और भी हैं, आगे आने वाली क्लासेस में मैं पूरा आपको जो है डिज़ाइंस का जो है पूरा फॉर्मेट टेबल बनाकर बताऊंगी कि भारत की अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सी जो एनसीईआरटी से बाहर है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और भी यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, आपने नोटिस किया होगा जो बच्चे सीटेट से जुड़े हुए हैं और देते रहते हैं, और जो बच्चा नया है उसको भी इस चीज़ की पता, मतलब ये इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। वैसे हमारा जो पूरा पेपर है एनसीईआरटी, यानी कि जो 15 नंबर का एनसीईआरटी आता है वो हमारी एनसीईआरटी बुक से ही आता है। पर कई बार हमने देखा कि 1 या 2 या 3 साल बाद एक पेपर ऐसा आता है जो एनसीईआरटी की बुक से आता है। एनसीईआरटी की बुक्स से मतलब जो हम स्कूल्स में बुक्स पढ़ाते हैं उससे हटकर पेपर आया होता है, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। तो चिंता मत करिए, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जो हमारी एनसीईआरटी से बाहर की है, ताकि हम दोनों तरीके से प्रिपेयर रहें। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं जब, तो हमें आराम से ये हमारा पैटर्न काम कर ही रहा है। लेकिन इन केस 1% हमारा एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट जाता है। एनसीईआरटी से हटने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ और क्वेश्चन दे दिया। कहने का मतलब है जैसे हमें टोटल 6 थीम्स दी गई हैं, है ना, उन 6 थीम्स में वाटर है, फूड है। अब फूड के नाम पर वो कौन से क्वेश्चन दें, एनिमल्स के नाम पर वो कौन से क्वेश्चन दें। अभी तो हमें पता है कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं, जब मैंने अभी आपको एलिफेंट के बारे में बताया। अब एलिफेंट्स को छोड़ दें और एनसीईआरटी से बाहर जो है एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए हमें एनसीईआरटी तो करनी ही है, साथ में एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं लेकिन पहला टारगेट एनसीईआरटी को कंप्लीट करना रहेगा। तो चलिए डिज़ाइंस के बारे में बताऊं। आपको एक पिक्चर दिख रही है, क्या आप इस पिक्चर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पिक्चर क्या है? बड़ा सुंदर डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन हमें ज़्यादातर आपने कहीं किसी रेलवे स्टेशन पे देखा है क्या? मैंने तो देखा है। आप कभी बिहार जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक रेलवे स्टेशन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पर हमें ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। वो पूरा रेलवे स्टेशन जो है इसी तरह के डिज़ाइन से डेकोरेट किया गया है। अब ये डिज़ाइन क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या इसके लिए नेचुरल कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं, क्या इसके लिए आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं, और जो इसमें डिज़ाइन है उस डिज़ाइन में किस किस का डिज़ाइन बन रहा है, इस तरीके से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। पिक्चर तो बड़ी सुंदर लग रही है भाई, डिज़ाइन तो बड़ा अच्छा है। अब ये डिज़ाइन है कहाँ, किस स्टेट से बिलोंग करता है, सारा हम देखेंगे। देखिए ज़रा, आपको बताया गया है जो ये पिक्चर दिख रही है, जो डिज़ाइन है, इसे हम कहते हैं मधुबनी। क्या नाम है इसका? मधुबनी। जैसी पिक्चर है वैसा ही इसका नाम है। ये क्या है? ये कला है, यानी कि एक पुराना, बहुत पुराना डिज़ाइन है। क्या आप जानते हैं कि इसे मधुबनी क्यों कहा गया?
अब डिज़ाइन को मधुबनी नाम क्यों दिया जा रहा है? डिज़ाइन तो और भी है, कलमकरी भी है, पोचमपल्ली भी है, पश्मीना भी है, पर इस डिज़ाइन को मधुबनी क्यों दिया गया, ये भी जान ले। इसके पीछे का राज क्या है कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसका नाम क्या है, मधुबनी, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही, उस जिले के नाम पर ही इसको क्या कर दिया गया, इसको भी मधुबनी का नाम दे दिया गया। अब ये लोग क्या करते हैं भाई, देखो जरा, यहाँ त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर घरों की दीवारों पर आंगन में एक तस्वीर बनाई जाती है। ये जो डिज़ाइन है इसको कहा जा रहा है कि घर के आंगन में बनाई जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, चावल के पाउडर के साथ पेस्ट बनाते हैं और रंग मिलाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में क्या करते हैं ये लोग, रंग बहुत खास होते हैं, बहुत ही कलरफुल होती है ये। इसे बनाने के लिए स्पेशली अंडरलाइन करिएगा और नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कौन कौन से कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं, नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग, यानी कि ये नेचुरल कलर्स हैं। यहाँ कहीं पर भी लिखा नहीं है कि नेचुरल कलर्स हैं। नेचुरल कलर्स आप याद रखिएगा, इन्हें कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक रंग कहा जाता है। कृत्रिम जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, यानी कि इसको बनाने के लिए नेचुरल कलर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि आर्टिफिशियल कलर्स को। यानी कि घर में जो हमारे पास सामान है, जैसे हम अपने अभी दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है तो हम रंगोली डेकोरेट करते हैं, तो उसके लिए भी तो कई बार हम क्या करते हैं, घर से ही जो हमारे नेचुरल जो सामान होता है, किचन का जो सामान होता है, उसको यूज़ करते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, वैसा ही करते हैं। तो हमने किसके बारे में जाना, हमने ये जाना, अगर आपको सीटेट का ना थोड़ा सा ईवीएस का भी लेवल बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप पिक्चर दे दें तो आप पिक्चर से भी पहचान सकते हो कि ये जो पिक्चर है वो क्या है, मधुबनी डिज़ाइन की है। तो अब तक हमें इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि मधुबनी डिज़ाइन जो है बिहार में फेमस है। क्या बिहार के अलावा भारत के किसी और स्टेट में भी है, सिर्फ बिहार में ही नहीं है। मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, हमारा जो नेपाल का एरिया है, नेपाल में भी, यानी कि नेपाल में भी क्या किया जाता है, मधुबनी डिज़ाइन बनाया जाता है। ध्यान से देखो, अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शंस दे दें, नेपाल का भी दे दें, बिहार का भी दे दें और कोई दो स्टेट, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो बिहार ही होगा। लेकिन अगर ये पेयर में आ जाए, दो दो नाम दे दें, जैसे नेपाल दे दिया, बिहार दे दिया, बिहार दे दिया, नेपाल दे दिया, या कोई दो और नाम आपको अलग अलग दे दिए, तो याद रखिएगा फर्स्ट नंबर पर बिहार रहेगा और सेकेंड नंबर पर जो है वो नेपाल रहेगा, क्योंकि नेपाल में भी मधुबनी डिज़ाइन देखा गया है। वो लोग भी जब स्पेशल फेस्टिवल्स और ओकेशंस आते हैं तो अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए मधुबनी डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हुई एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से हटकर कुछ नॉलेज, लेकिन बेसिकली मधुबनी के बारे में मुझे पता क्या होना चाहिए कि मधुबनी एक डिज़ाइन है, ठीक है, एक कैसा डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन है जो कि कहाँ पर फेमस है, बिहार में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की वजह से वहाँ पर ये पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मधुबनी डिज़ाइन। वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब स्पेशल फेस्टिवल्स होता है या कोई ओकेशंस होता है तो वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। घरों को डेकोरेट करने के लिए वो कुछ कलर्स यूज़ करते हैं। उस कलर में वो बाहर से मार्केट से नहीं लाते, अपने किचन में ही यूज़ करते हैं। कौन कौन से यूज़ करते हैं, नील, हल्दी, फूल, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। अच्छा, ये भी पूछा गया कि इस डिज़ाइन में आपको पिक्चर्स में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब हम इसको घूम फिर के देखें ना तो इसमें मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे पहचानना आना चाहिए मुझे इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस पेंटिंग में इंसान के चित्र दिखाई देते हैं, जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, फूल भी दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक पॉइंट में नहीं आता कि चारों में से कोई एक चीज़ पूछ ली गई। 4 स्टेटमेंट दी गई होती है और आपसे पूछते हैं ए बी सी डी ठीक है, ए बी सी ठीक है, ए बी ठीक है, या ओनली ए और बी सही है। जब तक आपको इस कंसेप्ट की पूरी छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी तो आप ये लगता बहुत इजी है कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, नोट्स बनाए लो जी हो गया। बिल्कुल नहीं, इसमें क्या होता है, इसी में ज़्यादा गलती होती है। पेपर के 2 लेवल होते हैं, एक बहुत हायर लेवल होता है तब हमारा पेपर अटकता है, और एक बहुत लोअर होता है। जब ज़रा से ज़्यादा इजी पेपर आ जाए तब भी पास आउट होने थोड़े से चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम इजी चीज़ों को पहले छोड़ कर जाते हैं। यहाँ भर भी अभी वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा और बहुत इफेक्टिव लग रहा होगा, बट जब पेपर सामने होगा ना तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर माइंड में से स्किप हो जाती हैं। तो आपको स्किप नहीं करनी है, आपने ये देखना है मधुबनी एक डिज़ाइन है, बहुत पुराना डिज़ाइन है, और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के नाम से वहाँ फेमस हुआ है। जब वहाँ पे फिर स्पेशल त्यौहार होते हैं तो वो लोग ये डिज़ाइन बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, नेचुरल कलर्स को यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ नहीं करते। और इस पेंटिंग में पिक्चर्स जो बनती हैं वो किसकी बनती है, इंसान की, जानवरों की, फूल पक्षी बनते हैं। चलिए, एनसीईआरटी एक और चीज़ कह रही है, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप टीचर बनने जा रहे हो और प्राइमरी लेवल के टीचर बनने जा रहे हो और बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हो, अच्छा एक और चीज़ आप सोचोगे मैं बीच बीच में आपको क्या बता रही हूँ, ईवीएस ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। ईवीएस के नाम पर तो हमारे पास, अगर हम कंटेंट की बात करें तो नेवर एंडिंग कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि ईवीएस के नाम पे साल भर भी पढ़ा दूँ तो भी वो ख़त्म होने का नाम ना ले। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो एनसीईआरटी से हटकर जो लोग पढ़ाते हैं फिर भी हमारा सीटेट का पेपर नहीं हो पाता है।
एक तो बेनिफिट ये होता है इसका, क्यों चलो मैं दूसरे ट्रैक पे आ गई। एक तो ये कि वो नहीं होता क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी के बेस पे क्या पढ़ाया जाए। दूसरी बात, इसके एक पंथ दो काज हो रहे हैं। एक तो आप एनसीईआरटी का पढ़कर अपना पेपर क्वालिफाई कर रहे हो, दूसरा आप लोग जब स्कूल में टीचर्स बनकर जाओगे तब भी आपको ये नॉलेज काम आएगी। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने सोचा कि गवर्नमेंट टीचर स्कूल्स में जाकर पढ़ाते तो हैं नहीं, तो चलो ये एक तरीका निकालते हैं कि बच्चों का पेपर भी हो जाएगा और टीचर्स को भी कुछ नॉलेज हो जाएगी। तो ये सोचकर हमें क्या दे दिया गया, एनसीईआरटी का इसमें डाल दिया गया। अब एनसीईआरटी कह रही है टीचर हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रखो। क्या नॉलेज रखो भाई? ये कह रही है कि गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड, गांधी धाम, और आपको पता है ये तीनों जगह हैं, गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड, तीनों के तीनों जो हैं रेलवे स्टेशन हैं और ये कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक और बताया, एक और है कोझिकोड। कोझिकोड भी एक रेलवे स्टेशन है जो हमें पता होना चाहिए कि क्या है, कहाँ पर है? केरल में है। अभी हमने पढ़ा था ना कि केरल में हमने दो बोट पढ़ी, एक वुडन बोट पढ़ी, एक वल्लम के बारे में मैंने आपको बताया और एक मैंने आपको फेरी के बारे में बताया। लेकिन अभी इसमें मैं और भी इंफॉर्मेशन बाद में ऐड करूँगी। अभी फ़िलहाल आपको ये बताया गया है कि गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड जो हैं रेलवे स्टेशन हैं, क्या है? ये हमारे रेलवे स्टेशन है जो कि कहाँ पे हैं? गुजरात में है। ऐसे ही कोझिकोड जो है वो केरल में है। अच्छा, इससे रिलेटेड कभी कभी हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आप लोगों को ईवीएस में ये मैपिंग भी आनी चाहिए। मैपिंग के लिए कैसे आपको है, जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ एक लड़की है, गांधी धाम से चली है, कुछ देर वो जो है वो बीच में आंध्र प्रदेश रुकी, आंध्र प्रदेश से फिर वो केरल गई, मतलब उसके डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिशाओं से रिलेटेड भी आता है। प्रीवियस पेपर्स को चेक करिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं आपको दिशाएं निकालने की ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि जब हम मैपिंग, कई बार क्या होता है मैपिंग आ रही है, कई बार क्या होता है नहीं आता, फिर भी डायरेक्शन गलत निकलती हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताया जाएगा। अभी फिलहाल सामने कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसे प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पता क्या होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। जब प्रैक्टिस होगी तो आपको ये काम करके आना है। क्या करना है? एक तो आपको ये डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर, और मैपिंग यानी कि स्टेट्स का पता होना चाहिए कि गोवा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है। ये सारी चीज़ें जो हैं, आंध्र प्रदेश का वैसे नाम बदलकर अब तेलंगाना हो गया है, तो हमें इस मैपिंग आनी ही चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जब प्रैक्टिस सामने होगी, क्वेश्चन सामने होंगी, तो हमें ये मैपिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस स्लाइड पे हमने क्या देखा? हमने देखा गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड, तीन रेलवे स्टेशन हैं जो कि कहाँ पर हैं? गुजरात में है। और कोझिकोड जो है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है वो है हमारा केरल में। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले एक पेड़ पढ़कर आए थे खेजड़ी के बारे में। सीटेट के पेपर में क्या करते हैं, जो चीज़ें सिमिलैरिटीज़ के साथ आती है ना, उनको पहले क्वेश्चंस को डालते हैं। तो मैंने भी जब ये आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे तो मैंने भी दो पेड़ों को एक साथ डाला। एक पेड़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, खेजड़ी, जो कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, पानी की ज़्यादा नीड होती नहीं है। बीन्स जो लगती हैं, फ्रूट जो लगते हैं, वो वेजिटेबल्स खाने के काम में आते हैं, मेडिसिन की जो है मेडिसिन के काम आता है, इंसेक्ट उसको इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक और नया ट्री आया है। इस नए ट्री का नाम क्या है भाई? वो तो बेचारा बहुत घना सा लग रहा था, बट ये तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि उसके मुकाबले आधा भी नहीं है। अब उसका नाम खेजड़ी था, बट इसका नाम खेजड़ी नहीं है, इसका नाम क्या है? डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक के फीचर्स जो हैं खेजड़ी से बिल्कुल अपोजिट हैं। आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा पेड़ होता है जिसमें पाइप डालकर पानी निकाला जाता हो? भाई मुझे इंडिया में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं, चमत्कारी पेड़ लगता नहीं है कि उसके अंदर पाइप डालें और पानी को निकाल लें और यूज़ कर लें, बट ऐसा इसके साथ होता है। ये जो हमारा डेजर्ट ओक है, जानते हैं क्या है ये? पहले डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जहाँ जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी ऊंचाई जो होती है, इसकी जो हाइट होती है, वो क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। जो हमारी क्लासरूम है, यानी कि जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसको मान लो उसके दुगनी तिगनी होगी, यानी कि ऊंचाई तक होती है। अच्छा, इसमें इसका फीचर क्या है कि इस पर बहुत कम पत्तियाँ लगती हैं, घना नहीं है। मैंने तो अभी आपको बताया कि खेजड़ी के मुकाबले तो ये आधा है, यानी कि इस पर क्या है? पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी जाती हैं, इतनी गहरी जाती हैं कि क्या होता है, जब तक वो पूरा पानी तक ना पहुंच जाए। एनसीईआरटी ने तो हमें ये भी बताने की कोशिश की कि इसकी ऊंचाई कब कितनी होती है? लगभग 30 ऐसे पेड़ों की ऊंचाई, मतलब 30 गुना मानकर चलिए, इतनी इसकी ऊंचाई होती है। इस पेड़ की जड़ें लंबी जाती हैं, ये जड़ें ज़मीन तक गहरी जाती हैं और जब तक पानी तक ना पहुँच जाए तब तक जाती रहती है। यानी कि जब तक ये जड़ें पानी तक नहीं पहुँचेंगी, ये जड़ें उनका पीछा नहीं छोड़ती। यानी कि ऊपर ऊपर से नहीं है, जड़ें जो हैं बहुत ही नीचे अंदर गहरी गई हुई हैं। अच्छा, अब ये पेड़ क्या करता है? मैंने कहा स्पेशल ट्री है तो फीचर्स भी तो स्पेशल ही होंगे। ये क्या करता है? ये पानी को स्टोर करता है। एनसीईआरटी ने पूछा, बताइए ये पानी को कहाँ पर स्टोर कर रहा है? तो ये पानी को स्टोर कर रहा है अपने तने में।
और जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो क्या करते हैं, रेगिस्तान में पानी नहीं था, मतलब कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया भी एक डेजर्ट एरिया ही है, वहाँ पर भी पानी की शॉर्टेज रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब पानी की किल्लत होती है, इट मीन्स जब शॉर्टेज होती है, तो तने के अंदर एक पाइप डालते हैं और पतली पाइप डालकर क्या कर लेते हैं, पानी को यूज़ कर लेते हैं। क्या ऐसा हमने खेजड़ी के बारे में देखा था क्या? बिल्कुल नहीं। खेजड़ी में तो वैसे उसके पानी की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, तो वो स्टोर क्या करेगा, लेकिन ये पानी को स्टोर करता है। याद रखिएगा, दोनों ही डेजर्ट एरिया में पाए गए हैं, पर दोनों के फीचर्स अलग हैं। खेजड़ी राजस्थान में पाया गया था, जबकि हमारा जो ये डेजर्ट ओक है, रेगिस्तानी ओक भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे डेजर्ट ओक बोल देते हैं और हिंदी में हम इसे रेगिस्तानी ओक भी बोलते हैं। अब एक बार जरा हमको याद कर ले कि कैसे हमें याद रखना है, हम कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। आप इनके नोट्स बनाएंगे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, जितनी बेसिक नॉलेज आपको याद होनी चाहिए, कि विदाउट आप बिना नोट्स के भी ओरली आप इसको बता पाएँ, उस तरह से आपको एनसीईआरटी लर्न होनी चाहिए। तो डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ट्री है। पानी की क्या होता है, पानी को अपने ट्री ट्रंक यानी कि तने के अंदर स्टोर करता है। इसकी जो लंबाई होती है, ऊंचाई जो होती है, हमारी क्लास के कितनी गुना होती है, 30 गुना, यानी कि एक पेड़ को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना ही ऊंचाई में वो चला जाएगा। इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स जो हैं, वो ऊपर ऊपर नहीं रहती हैं, वो पानी में अंदर तक गहरी जाती हैं। कितनी गहरी जाएंगी, जब तक ये पानी के पास ना पहुँच जाए। अब पानी के पास पहुंचने के बाद इसके पास पानी ही पानी है। अब जो ऊपर रह रहे हैं, ज़मीन से ऊपर जो लोग रह रहे हैं, जब उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, तने के अंदर पतला पाइप डालते हैं और पानी को यूज़ कर लेते हैं। तो दो ट्रीज़ के स्पेशल फीचर्स हैं। जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हम डेजर्ट ओक को खिचड़ी बना देते हैं और खिचड़ी को डेजर्ट ओक बना देते हैं। तो प्लीज़ इसका डिफरेंस को समझ कर जाइएगा। चलिए आगे बढ़े। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्या है, आपकी जो अहमदाबाद, गुजरात और वलसाड़ जो हैं, कहाँ पर थे, कहाँ पर हैं, वो हैं, सॉरी, वलसाड़ है, गांधीधाम, और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, गुजरात में है। कोझिकोड जो है रेलवे स्टेशन, वो कहाँ है, केरल में है। ऐसे ही हमें गोवा से जब हम केरल जाते हैं, ये हमारे सीटेट में पूछा गया, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक बताती है एक चैप्टर के अंदर, कि गोवा से जब हम केरल जा रहे थे तो क्या हुआ, बीच में क्या आते हैं, पुल आते हैं यानी कि ब्रिज आते हैं, और टनल्स यानी कि सुरंगें आती हैं। तो टोटल ब्रिज कितने आते हैं, 2000 आते हैं, और सुरंगें कितनी आती हैं, ये 92 आती हैं। एनसीईआरटी की एक चैप्टर है ओमनास जर्नी, अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, ये 3 चैप्टर्स जो है हमारे एक ही हैं। 6, 7, 8 सॉरी 6, 7, 8 जो है वो ओमनास जर्नी है। ओमना एक लड़की है जो गांधी धाम से चली थी और कोझिकोड केरला जा रही है। उसी ने हमें बताया कि जब वो जा रही है, आप देखिए डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, एक दिन में तो पहुंचेगी नहीं, तो उसकी ट्रेन थोड़ी देर के लिए कहाँ पर रुकी थी, गोवा रुकी थी। मतलब केरल पहुंचने से पहले वो कहाँ रुकी, गोवा रुकी। और गोवा रुकी तो उसने रास्ते में देखा, वो काउंट करती हुई जा रही है, टाइम पास करती हुई जा रही है, बता रही है कि उसने देखा कि रास्ते में काउंट किया तो कितने ब्रिजेस आ चुके हैं, कितने पुल आ चुके हैं, 2000 पुल आ चुके हैं, और टनल सुरंगों का तो पूछो ही मत, 92 हैं। यानी कि अगर हमसे एनसीईआरटी पूछ ले कि गोवा से केरला जाते समय कितने टनल्स और कितने ब्रिजेस आते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 2000 ब्रिज और 92 टनल्स आती हैं। चलिए आगे देखें। अब एक और लीजिए। कोई नहीं सोच सकता कि जो एनसीईआरटी है, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, जो सीटेट को कंडक्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा कुछ कुछ, क्योंकि हमारा ये क्या करता है, एनसीईआरटी जो है वो एनसीएफ से रिलेट करती है। आप एनसीएफ के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही होंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे बनाने वाला कौन है, सीबीएसई बोर्ड है, और इस पर जो वर्क करती है वो करती है एनसीईआरटी। और आपका सीटेट का पेपर कौन ले रहा है, सीबीएसई बोर्ड, और उसके अंदर जो सिलेबस आ रहा है वो क्या आ रहा है, एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी कहती है कि ईवीएस को आप क्या करो, रियल लाइफ से लिंक करके पढ़ाओ। रियल लाइफ से लिंक करोगे यानी कि वास्तविक जीवन से लिंक कर कर पढ़ाओ। यानी कि आप अगर ईवीएस के टीचर हो, वास्तविक जीवन तो वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को हमें रोट लर्नर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देनी है, हम जो क्लास में जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो उसके घर के जीवन से यानी कि रियल लाइफ से हमें कनेक्ट करके उसको बताना है। इसी को माइंड में रखते हुए हमारे एक एग्ज़ाम में उन्होंने एक क्या किया, एक क्वेश्चन डाला, और कुछ इतना नहीं था, रोज़मर्रा जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, जिसे इग्नोर मारते हैं, कभी ध्यान नहीं देते, वही हमें सीटेट के एग्ज़ाम में दिखी। कभी आपने नोटिस किया है, रिजर्वेशन को छोड़ दीजिए, नॉर्मल टिकट की बात कर रही हूँ जो हम विंडो से लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी हो तो ली होगी भाई, हमने तो ली है। तो जो विंडो से हम टिकट लेते हैं, उस विंडो टिकट कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का, क्या ऐसा ही होता है। तो अभी आप बता सकते हो कि जो हमने टिकट लिया है, जो विंडो से टिकट लिया, मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रही, रिजर्वेशन में आधार कार्ड लगता है, सब कुछ अलग इन्फॉर्मेशन होती है, ऑनलाइन पैटर्न चलता है, लेकिन जो हम विंडो से जो टिकट लेकर आए हैं उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। क्या एक प्राइमरी के बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी रियल लाइफ से जुड़ा है। आपको पता है क्या?
ज़रा सोचिए कि रेलवे टिकट पे हमें क्या क्या मिलता है, पता है तो ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी कहती है कि एक रेलवे टिकट पर हमें ये जो 4 से 5 आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हैं ये देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलती है? सबसे पहले मिलता है ट्रेन का नंबर, यानी कि जिस ट्रेन से आप जा रहे हो, अगर ट्रेन का नंबर ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जाओगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेन का नंबर। दूसरा, जो हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसकी डेट, हमें डेट पता होनी चाहिए। हमें उसका उस पर क्या मिलता है? बर्थ नंबर और कोच नंबर। कभी आप रेलवे स्टेशन गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है A1 A2 A3 B1 B2 ऐसे लिखा होता है। तो बर्थ होता है, कोच होता है, यानी कि आपका जो नंबर है टिकट का, जो अंदर आपने सीट पे बैठना है वैसी सीट हर एक डब्बे में है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस में जाना है? तो इसीलिए रेलवे वाले क्या करते हैं, आपको बर्थ नंबर और कोच नंबर भी ऐड करके देते हैं रेल आपके टिकट के ऊपर। साथ ही इसमें कोस्ट होती है। कोस्ट किसकी? जो यात्रा आप कर रहे हो, किराया भी उसमें ऐड होता है। क्या मेल और फीमेल भी होता है? क्या उसमें हमारा नाम भी होता है? नहीं, उसमें मेल और फीमेल का नहीं होता है और नाम भी ऐड नहीं होता, क्योंकि वो लोकल टिकट होती है। साथ ही यहाँ पर क्या होता है, उसमें उसकी दूरी लिखी होती है, यानी कि डिस्टेंस, आप कितने से कितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से होता है। तो यानी कि एक रेलवे टिकट पे मुझे क्या क्या देखने को मिला, अगर मैं एनसीईआरटी को याद कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो उस पर ट्रेन नंबर होता है, यात्रा शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ नंबर और कोच नंबर होता है, किराया होता है और दूरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा दूरी जो होती है वो किलोमीटर्स में होती है, कि आप कितने किलोमीटर्स की दूरी का जो है तय करेंगे। तो ये हमने क्या देखा कि क्या आज से पहले पता था कि रेलवे टिकट भी काम आ जाएगी? आ जाती है भाई। तो चलिए अभी हम बात करें अपने एनसीईआरटी की। तो आज की क्लास पार्ट 1 में मैंने जो बेसिक एनसीईआरटी का पार्ट था वो लिया। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 भी आएगा और एक और क्लास होगी जिसमें हम जो है एनसीईआरटी से भरकर जो बाहर के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपसे कहा ईवीएस के नाम पर एक पेपर ऐसा भी आता है जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी के हैं, पर वो एनसीईआरटी वो नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।